SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जो EMRS का TGT का पेपर हुआ है उसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर हम लोग जो है टोटल चर्चा करेंगे और उसका आपको विद लॉजिक आंसर बताएंगे रेफरेंस के साथ। आज 23, 12, 20, 23 में जो आपका परीक्षा हुआ है इसका TGT EMRS। चलिए इसके जो है क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जिस सीरीज का जो है हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है R3 का हम जो है सलूशन आपको दे रहे हैं। पेपर का हमारा जो वो कोड है वो है R3। सबसे पहले चलिए इस पे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब इसमें आपसे क्या बोला, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सीता इज गोइंग टू लीव फॉर लंदन टुमारो। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या पूछा है आपसे पूछा टेंस ये पूछा है। तो टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। टेंस वो चीज़ होती है जो आपको आंखों से दिखती है। तो आंखों से हमको क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है प्लस आपको ING दिख रहा है। तो इज से मुझे पता चला प्रेजेंट और ING से मुझे पता चला कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस है। टाइम इसका क्या है, तो टाइम इसका फ्यूचर है। लेकिन टाइम आपसे परीक्षा में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है टेंस। तो इसका राइट आंसर है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इसमें आपको वॉइस पूछा है कि करेक्ट वॉइस कौन सा इसमें चेंज किया गया है। राम कैन डू इट नाउ। तो इसका आपका जो है ऑब्जेक्ट आपका हुआ इट। तो सबसे पहले इट आना चाहिए। तो देखिए इट आपका यहाँ आया है, इट यहाँ आया है। फिर इट के बाद आपको क्या आना चाहिए, इट के बाद आप लगाएंगे कौन सा, मॉडल ऑक्सिलरी। तो इट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी। और ये आप जो है वॉइस चेंज कर रहे हैं, ना कि आप एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, वो सॉरी आप वॉइस कर रहे हैं, ना कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो कैन का कुड होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप यहाँ देखिए कैन ये वाला करेक्ट आपका हो सकता है और आपका ये वाला हो सकता है। तो यहाँ आपको जो है अब ये कुड वाला तो होने से रहा और आपका ये भी होने से रहा। अब आपका बचा ये और आपका बचा ऊपर वाला। ठीक, तो अब आपको क्या मिला, आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई और उसके बाद आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ऊपर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बाई आगे नहीं दिया है, जबकि बाई आना चाहिए क्योंकि जो है राम डेफिनेट हैं, निश्चित हैं, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहाँ पे 42 में आप ऑप्शन नंबर 3 आप इसमें करेक्ट करिएगा। चलिए 43 पे चर्चा करते हैं। द पियोन विल हैव टू रिंग द बेल। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी है ये रिंग। मुझे कैसे पता चला, व्हाट रिंग, तो आंसर में मिला बेल। तो अब पैसिव आपका बनेगा इसी का बनेगा, ना कि आपका इनका बनेगा। इनको एज इट इज ऐसे उतार देना है। तो देखो आपका बेल ऑब्जेक्ट है, तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो देखिए मुझे चारों में बेल 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 मिल रहा है। अब बेल लिखने के बाद मुझे जो है विल हैव ऐसे उतार देना है। तो बेल लिखने के बाद देखिए विल हैव यहाँ उतरा है और उसके बाद विल हैव आपका यहाँ उतरा है। अब ये होने से रहे, आपका ये होने से रहे। विल हैव के बाद आपको क्या करना है, देखना है टू रिंग, ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का आप पैसिव कैसे बनाते हैं, तो टू और उसके बाद बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए कहाँ है, तो ये ऊपर वाले में क्या है, टू बी रंग, आप ये देख रहे हैं। तो आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने ऊपर देखा टू मिला, बी मिला, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली, बाई मिला। नीचे वाले में क्या गलती है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बीन लगा दिया, जबकि यहाँ पे बीन नहीं आना है। क्योंकि आप पैसिव किसका बना रहे हैं, आप पैसिव इन्फिनिटिव का बना रहे हैं। तो इन्फिनिटिव का पैसिव ऐसे बनता है। तो बेस्ट सपोर्ट कौन सा कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। तो इस लिहाज से इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 43 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, आंसर फर्स्ट होगा। चलिए 44 देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। अब ये पैसिव वॉइस है, इसका आपको एक्टिव बनाना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ वॉइस चेंज के लिए दिया गया है। आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको पैसिव बनाना है कि एक्टिव बनाना है। कहने का मतलब आपको वो चीज़ें अंडरस्टूड है कि जो पैसिव है उसका मुझे एक्टिव करना है, जो एक्टिव है उसका मुझे पैसिव करना है।
तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड और टू ये आपको कहाँ मिलता है, ये प्लीज़ वाले में मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं प्लीज़ कहाँ लगा है, तो इसी में लिखा है, तो प्लीज़ क्लोज द डोर। तो सबसे बेस्ट सपोर्ट आपका ये 44 में आपका 4 नंबर वाला कर रहा है। तो 44 का राइट आंसर क्या है, 4 वाला। अब चलिए 45 देखते हैं। कमाल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें आपका क्या है, ये एक्टिव का सेंटेंस है। अब इसमें अंडरस्टूड है कि मुझे पैसिव का करना है, तो सिंगिंग व्हाट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ए सॉन्ग सबसे पहले लिखा जाएगा, तो ए सॉन्ग यहाँ नहीं है, इनको कट कर दीजिए, इनको कट कर दीजिए। ए सॉन्ग देखिए मुझे तीसरे में मिला है और चौथे में मिला है, ठीक। अब उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो इसलिए दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब मुझे इज मिल रही है, ठीक। अब उसके बाद देखिए आपको क्या आईएनजी लगा है, तो आईएनजी रिमूव करने के लिए हम फिर बीइंग लगाते हैं। तो ये देखिए आपको बीइंग यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से आपका जो है ये चौथा वाला करेक्ट है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई कमल, आपका चौथा जो है बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन 45 में 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप यहाँ देखें, कैन यू रन ए रेस 100 मीटर, सॉरी कैन यू रन ए 100 मीटर रेस। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रैन और ए रेस, समझ रहे हैं, रैन रेस, ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है आपका। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के जैसे वर्क करता है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा 100 मीटर रेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो कैन देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन मुझे सबसे पहले उतार देना है। तो देखिए कैन हमने यहाँ पे उतारा, कैन हमने यहाँ पे उतारा। अभी इनमें नहीं है, इनको कट कर दीजिए, इनमें कट कर दीजिए। अब उसके बाद जो है हमको क्या ध्यान देना है कि अब 2 में हमको कैन कैन मिला। अगर जो आप बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए इनमें फुल स्टॉप लगा है, इनमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर ये दूसरा वाला आ जाएगा, कैन ए 100 मीटर रेस। अब ये कैन पहले आपका लग गया है, अब यहाँ पे बी लगाया, क्योंकि कैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये है, ये है। तो इस हिसाब से अगर जो फास्ट आप करना चाहें तो सिर्फ लास्ट के सिंबल देख करके ही कर सकते हैं, और पूरा समझना है तो आप फार्मूला पूरा लगा करके आप उसको समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 46 करेक्ट है। 46 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इसका राइट आंसर 46 का 2 है। चलिए हम लोग 47 देखते हैं। 47 में आपको कनेक्टर डालना है, कंजंक्शन आपको डालना है कि कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या है, राम वाज स्लो इन द बिगिनिंग, ही ओन द रेस। तो ये विरोधी विचार है, तो इफ से आपका आना है नहीं, सिंस से आना है नहीं, एज से आना है नहीं, तो यहाँ आपका जो है 47 में आपका यही ऑप्शन नंबर पहला एट आएगा। राम वाज स्लो इन द बिगिनिंग एट ही ओन द रेस। तो इसमें 47 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला। अब चलिए 48 देखते हैं। यू वांट टू विन द मैच, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अब इसमें जो बेस्ट सपोर्ट कर रहा है, अब जैसे 2 आना नहीं है, आल 2 आना नहीं है, हाउएवर आपका आना नहीं है, सिंस का मतलब यहाँ चूंकि से है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड सिंस यू वांट टू विन द मैच। आप इसको पहले करके करेंगे तो मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। जो बी वाला है पहले आप उसको बोल के फिर सिंस लगा के तब ए वाला आप बोलेंगे तो एकदम अर्थ क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिंस का मतलब है चूंकि। तो इस 48 के हिसाब में देखा जाएगा तो 48 का राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर आपका 3 है। अब यहाँ पे ये जो है आपका 49 से 53 तक, इसमें आपसे क्लोज पूछा गया है। क्लोज के टोटल क्वेश्चन है 53 तक। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है, इसमें आपसे क्लोज पूछा गया है कि ये कौन सा क्लोज है। तो अब इसमें आपका ही रिप्लाइड, अब ये आप देख रहे हैं ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसकी स्टार्टिंग है। ही रिप्लाइड ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। यहाँ आप आंसर क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। और प्रिंसिपल क्लोज में ना तो जो है सबऑर्डिनेट क्लोज होते नहीं हैं। जब सबऑर्डिनेट होंगे नहीं तो एडजेक्टिव होने से रहा, एडवर्ब होने से रहा, नाउन होने से रहा। ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन, ये सब सबऑर्डिनेट जो आपके क्लोज होते हैं उसका ये तीनों फंक्शन है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लोज है ही नहीं तो एडजेक्टिव का मतलब बेकार, एडवर्ब का मतलब बेकार, नाउन का मतलब बेकार। इस लिहाज से आपका देखा जाएगा तो 49 का राइट आंसर क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। चलिए 50 देखते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड।
अब मुझे ये पता करना है कि क्या है। देखो सीन वर्ब मुझे मिली, वर्ब के बाद ये मुझे क्लोज मिला, तो वर्ब के बाद क्या चीज़ आती है? नॉर्मली आप दिमाग लगाएंगे तो या तो एडवर्ब आता है और या तो आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर जो ये ऑब्जेक्ट है तो फिर जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता सिर्फ नाउन में होती है, नाउन या प्रनाउन में। तो क्लोज में प्रनाउन का कोई क्लोज नहीं होता है। तो अगर जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट होता किसके है? तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास होता है। अब मुझे ये चेक करना है कि सीन ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। अगर जो सीन ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये आगे वाला क्लोज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर जो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे वाला क्लोज आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब चेक करने का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है कि वर्ब में आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट सीन, तो आंसर में देखा गया कि दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये आंसर के रूप में मुझे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है अब ये सीन आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और ये पूरा क्लास ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता क्लोज के सेंस में सिर्फ नाउन क्लोज के ही पास होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए 51 देखते हैं कि 51 में कौन सा क्लोज है। अब इसमें आप देखो, आई हैव रेड द लेटर यू सेंट मी लास्ट वीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में जो आपका कंजंक्शन है उसको छुपा दिया गया है। ये व्हिच या दैट जो आना था ये इसको हमने छुपा दिया। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को हम तब छुपा देते हैं जब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ ये जो है यहाँ पे छुपा है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपका ये हुआ। तो सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले जब मुझे नाउन मिलता है तो इसके जो है ज़्यादातर बनने की संभावना हो जाती है किसकी? एडजेक्टिव क्लोज की। तो अब मुझे ये चेक कर लेना है कि एडजेक्टिव है कि नहीं है। अगर जो जैसे ये नाउन है तो इस नाउन को ये पूरा क्लास अगर जो डिस्क्राइब कर रहा है तो पूरा क्लोज एडजेक्टिव का काम करेगा। अब मुझे ये चेक करना है कि डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं। तो व्हिच लेटर, कौन सा लेटर? तो आंसर में मिला दैट यू सेंट मी लास्ट वीक। दैट यहाँ छिपा है, दैट हम अपनी तरफ से लगा के अर्थ को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं या व्हिच लगा के कर सकते हैं। तो दैट यू सेंट मी लास्ट वीक आंसर के रूप में ये मुझे पूरा क्लोज मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा क्लोज इस लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है वो आपका क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन पोर्शन एडजेक्टिव क्लोज का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका, कमल हेल्प्ड मी एज ही इज अ डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है कारण परिणाम के थ्रू ये जुड़ा है। और नॉर्मली आप ये जानते हैं कि एज से अगर जो कोई चीज़ जुड़ी है तो इसमें एकदम रटाया ये है, समझिए कैच फ्रेज है। अगर जो एज से स्टार्ट होता है आपका क्लोज तो वो एडवर्ब ही आपका बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका एडवर्ब क्लोज है। ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। अंडरलाइन पोर्शन प्रिंसिपल क्लोज में एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। रीता विल स्टडी व्हेनेवर सी लाइक्स। तो अब ये देखो विल स्टडी वर्ब है। वर्ब के बाद ये आपको क्या चीज़ मिल रही है? क्लोज मिल गई। तो वर्ब के बाद क्या आती है? तो वर्ब के बाद आपको या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब आएगा। समझ रहे हैं? तो मुझे ये चेक करना है कि ये स्टडी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो व्हाट स्टडी, तो आंसर के रूप में मुझे ये नहीं मिल रहा है। व्हाट स्टडी व्हेनेवर सी लाइक्स, तो ऐसा बोलना जाना मतलब अटपटा सा लग रहा है। व्हेन स्टडी, तो आंसर में मुझे मिला व्हेनेवर सी लाइक्स। ये सेट बैठ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा ये अब व्हाट से नहीं आया। तो कहने का मतलब अब हुम से तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो व्हाट से नहीं आया तो कहने का मतलब अब ये वर्ब आपकी इनट्रांजिटिव है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ये आपका आ रहा है क्लोज, ये एडवर्ब का फंक्शन करेगा। अब ये क्लास आपका एडवर्ब क्लोज है। अब यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो पता चला इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये एडवर्ब क्लास में एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ इस लिहाज से 53 में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए 54 देखते हैं। 54 में आपको क्या बताया गया है कि जो अंडरलाइन पार्ट है आपको ये बताना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहा है। अब जैसे आप ये देखो, बोथ ऑफ देम आर अलाइव। तो आर, अब ये इधर पूरा सब्जेक्ट फ्रेज हो गया। तो ये जाहिर सी बात है बोथ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
और सब्जेक्ट बनने की क्षमता या तो नाउन में होती है या तो प्रनाउन में होती है। तो यहाँ ये क्या है, ये किसी नाउन का रेफरेंशियल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रनाउन है। तो 54 में राइट आंसर क्या है, 3, प्रनाउन। चलिए 55 पे चर्चा करते हैं। ईदर बैट इज गुड एनफ। अब यहाँ देख रहे हैं इज के पहले ये पूरा सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। सब्जेक्ट के पोर्शन में आप देख रहे हैं नाउन आपका जो है, सॉरी बैट आपका नाउन का काम कर रहा है और नाउन के पहले जो चीज़ आती है वो एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ इधर जो है आपका ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे 55 में ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अब यहाँ चलिए 56 देखते हैं। 56 में क्या है, इफ़ वी एक्सपेक्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड। तो यहाँ एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो उम्मीद करना आपकी हो जाएगी वर्ब। तो यहाँ पे ये 56 आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका वर्ब है। यहाँ 56 में जो अंडरलाइन पार्ट है इस पूरे सेंटेंस में, ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 57 पे। द चांसेस आर इवन। अब यहाँ पे आर आपका क्या, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता है क्या चीज़ आती है, या तो आपकी एडजेक्टिव आती है और या तो आपका क्या आता है, या तो नाउन आता है, और रेयर केस में एडवर्ब आता है। तो ये एडवर्ब होने से रहा, ये आपका या तो नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा मुझे अब कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है, तो अब इसको जो है इसके जो अगर जो ये एडजेक्टिव होगा तो मॉडिफाई किसको, क्वालिफाई किसको करेगा, तो जाहिर सी बात है चांसेस को करेगा। तो चांसेस के पहले इसको रख के आप चेक कर लो, इवन चांसेस तो ठीक लग रहा है, मतलब चांसेस को ये आपका डिस्क्राइब कर रहा है। तो कहने का मतलब अब ये इवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अगर जो ये नाउन होता तो चांसेस को रिप्लेस कर देता, तो चांसेस को यहाँ रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब चांसेस बराबर इवन, मतलब जो चांस है वही इवन है, ऐसा तो है नहीं, तो इसमें ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब अब ये इवन आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इस लिहाज से आपका ये 57 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब यहाँ आप देखें, डू नॉट टॉक लाइक दैट। अब ये जो आपका लाइक है इसके पहले क्या है, टॉक वर्ब, और इधर आपका ये क्या है, आपका प्रनाउन। ठीक, तो वर्ब और प्रनाउन इन दोनों को जोड़ रहा है, प्लस साथ में दोनों का रिलेशन बता रहा है। ठीक, तो ऐसी मतलब संबंध जोड़ने वाले को प्लस रिलेशन बताने वाले को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। समझ रहे हैं, 58 का राइट आंसर आपका फर्स्ट है, प्रीपोजिशन। चलिए 59 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। 59 आपका जो है पंक्चुएशन मार्क के ऊपर है। अब ये इफ़ यू प्रीकस डू बी नॉट बिलीड। तो अभी आपको जैसे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि जब सेंटेंस की शुरुआत अफर्मेटिव से होती है तो लास्ट में अपने लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्लोज ये है, प्रिंसिपल क्लोज आपका ये है। तो डू वी नॉट बिलीड इफ़ यू प्रीकस, अब आपको समझ में आ गया हो कि लास्ट में क्या आएगा, आपका इंट्रोगेटिव आएगा। तो इस लिहाज से आपका क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, इस लिहाज से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखिए, द विंड बीइंग फेवरेबल द शिप सेल्ड। तो यहाँ पे आप कामा का यूज़ करेंगे, इसका राइट आंसर आपका ये कॉमा है। अब आपका 61 से टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और प्लस पैसेज मिला के आपका 86 से 9 जो है आपका 61 से लेके आपका 90 तक ये जाएगा। तो 61 से 90 तक को हम स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और प्लस पैसेज इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन पर या लिटरेचर के क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सीधे पहुंचते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 92 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या है, क्लोजिंग ऑफ ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम ए सिटीजन विल बी। अब आप ये देख रहे हैं कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है इसको कौन जो है वो कर रहा है, सिटीजन कर रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 92 में आपका जो राइट आंसर होगा, 92 में जो आपका राइट आंसर होगा, जैसे आपकी एक इच्छा होगी योर सिंसियरली,
तो सिंसियरली तब आप यूज़ करते जब कहने का मतलब इस कमिश्नर के अंदर ये जो है कोई कार्मिक होता, जैसे कमिश्नर का कोई कार्मिक होता, वो अगर जो कमिश्नर से पत्राचार करता तो आप सिंसियरली यूज़ करते। अब यहाँ इसके लिए बेस्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, योर फेथफुली। यहाँ पे आपको योर फेथफुली को चूज करना है। 92 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप देखें, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट बी इंक्लूड। एक रिपोर्ट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? देखिए, नेम इंक्लूड होता है, टॉपिक इंक्लूड होता है, पर्पस इंक्लूड होता है, ये आपका ये इंक्लूड नहीं होता। लिस्ट ऑफ बुक्स कंसल्टेड, ये आप जो है ये कहने का मतलब इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें 93 में आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। चलिए 94 पे चर्चा एक बार कर लेते हैं। 94 पे क्या है, ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर शैल बी बिगिन विद। तो इसमें यह पूछा गया है कि आपको एक न्यूज़पेपर का जो एडिटर है आपको उससे जो है कंप्लेन करनी है, तो आप उसमें जो है बिगिनिंग कहाँ से करेंगे? तो इसमें बिगिनिंग में जैसे आपका ये वाला है, इसको आना नहीं है, आप ये अजीब सा ही लग रहा है, ये आपका आना नहीं है, राइट आंसर आपका यही है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 वाला। 95 है आपका, इन विच ऑर्डर शैल द फॉलोइंग बी रिटन इन ए नोटिस। नोटिस को किस ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए? तो नोटिस में जो एक करेक्ट ऑर्डर है वो का सबसे पहले आपका क्या, जैसे आप कर रहे हैं तो सबसे पहले स्कूल का नेम होगा, फिर उसके बाद टॉपिक होगा, फिर कंटेंट होगा, फिर आपका इशूइंग अथॉरिटी होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें बेस्ट आपका ऑप्शन यही है। 95 में आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए 96 से आपका 100 तक ये आपको रीऑर्डर करना है, सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में डालना है। तो 96 में जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग आप जो है, अब इसमें सबसे अच्छा इसका सिस्टम होता है कि आपको ये देखना होता है कि सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। तो इसमें देखिए, बिल ऑक्सिलरी वर्ब मिली आपको, अब ये फॉरगेट ये आपकी वर्ब हो गई, और दूसरी चीज़ एक आपका जो है ही मिला, इज मिला। तो इसको मुझे देखने से ये पता चल गया कि अब ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो मुझे अब इसको एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग टू सोचना है। तो एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग टू जब आप सोचेंगे तो अब इसमें मुझे ये देखना है कि फॉरगेट मुझे मिला, जैसे राम बिल नॉट फॉरगेट। ठीक, यहाँ तक मुझे क्लू मिल गया। अब इस क्लू के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे सबऑर्डिनेट क्लोज इसको बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे दैट मिला और आगे एक मुझे और जो है क्लोज मिल रहा है, 2 क्लोज मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। जब 2 क्लोज आप जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंजंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए आपका ये कंजंक्शन आपको ये यहाँ पे मिल रहा है। अब कंजंक्शन आपको मिल गया, कंजंक्शन के बाद मुझे फिर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, फिर वर्ब मिल गया। ठीक, अब आपको जो है क्या करना है, अब जो चीज़ बची है उसके आगे आपको ऐड कर देना है। तो लास्ट में आपका यही रिपेंट बचा है, आप इसको जो है ऐसे ऐड कर देंगे। तो आपका बना क्या, राम बिल। और बिल के बाद अब आपको वर्ब की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब लेगा ही। तो राम बिल नॉट फॉरगेट, एक क्लोज आपका हो गया दैट। अब मुझे हमने कंजंक्शन लगा दिया। ठीक, अब कंजंक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद जो है आगे की चीज़। तो ही इज रिपेंट, ये आपका हो गया। तो इस चीज को बेस्ट सपोर्ट आपका क्या कर रहा है, बेस्ट सपोर्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है। चलिए इनको देखा जाए। क्वाइट फिट, ही इज, शॉर्ट साइटेड, दैट ही इज, एक्सेप्ट। अब इसको पढ़ने से मुझे 2 चीज मिली। क्या मिली? क्वाइट फिट, कोई इंसान है क्वाइट फिट है, और शॉर्ट साइटेड है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी अर्थ ये निकला कि कोई इंसान है ठीक ठाक है, बशर्ते उसमें थोड़ा सा जो है शॉर्ट साइटेड है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट दैट, मतलब के सिवाय। तो सबसे पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, फिर उसके बाद दैट, एक्सेप्ट दैट। तो एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट साइटेड। अब उसके बाद जो है आप ये कर देंगे ही इज क्वाइट फिट, ये आपका ऐसे बन गया।
तो ये चीज़ सपोर्ट कौन कर रहा है? सबसे पहले एक्सेप्ट दैट, तो कहने का मतलब ई के बाद आपका क्या आया? डी आया, एक्सेप्ट दैट। ठीक, ही इज, एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट साइटेड, तो कहने का मतलब ई, डी और उसके बाद सी, तब उसके बाद ही इज, बी, तब ए। इसको बेस्ट सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको बेस्ट सपोर्ट आपका यही ऑप्शन नंबर तीसरा कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इस 97 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए आपका जो है 98 को देखा जाए, इसमें क्या है? अब इसमें है द सेफ कीप्स हर ज्वेल्स सी दैट इज वर। तो इसमें आपको ये देना, कहने का मतलब अब मोटा मोटी पढ़ने के बाद मुझे क्या क्राइटेरिया मिला? इसमें मुझे पढ़ने के बाद ये क्राइटेरिया मिला कि ज्वेलरी है और वो कहीं रखी गई है और प्लेस के बारे में आपको बताया गया है, तो रखेगा तो जाहिर सी बात है कोई इंसान रखेगा। तो मुझे जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर इसमें मिल रहा है, तो एक्टिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको जो है एक्टिव के पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या है? दिस इज के बाद क्या है? दिस इज द सेफ। ठीक, यह सेफ है। फिर उसके बाद वेयर, सी कीप्स हर ज्वेल्स, ये इस क्रम में होगा। तो इसको आप कैसे ऐसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने किसका यूज़ किया? डी का यूज़ किया, दिस इज। फिर उसके बाद दिस इज के बाद आपने क्या किया? द सेफ, यह सेफ है। और उसके बाद वेयर, फिर आपने क्या किया? वेयर का यूज़ किया। तो कहने का मतलब डी, फिर उसके बाद आपने क्या यूज़ किया? ए, फिर उसके बाद आपने वेयर यूज़ किया, मतलब ई यूज़ किया। फिर उसके बाद आपने क्या यूज़ किया? सी यूज़ किया, फिर आपने बी यूज़ किया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 98 का ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए 99 पे चर्चा करते हैं। 99 को पढ़ने पर मुझे पता चला द ऑफ मनी नॉट अप्रिशिएट वैल्यू ही डज। तो अब ये देखिए आपका नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसमें मुझे कहने का मतलब एक फाइनाइट वर्ब मिली, तो कहने का मतलब इसमें एक क्लॉज है। तो ये आपका ये बनेगा ही, देखिए सब्जेक्ट मिला, ही डज नॉट अप्रिशिएट। सबसे पहले आपने क्या देखा था? ही, फिर उसके बाद आप जो है ही डज, फिर उसके बाद नॉट अप्रिशिएट, तो ये आपका नंबर 2 पे चला गया। फिर उसके बाद आप लगाएंगे द, फिर द के बाद वैल्यू, डी आप लगाएंगे ऑफ मनी। तो अब आपका राइट आंसर क्या बना? ही डज नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी, ये आपका सेंटेंस बना। तो इसको बेस्ट सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको बेस्ट सपोर्ट आपका देखिए ही डज, मतलब ई से स्टार्टिंग इसकी हो रही है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसको देखिए है स्टार्टिंग ने, हमने आंसर कैसे दिया? सिर्फ हमने स्टार्टिंग को पकड़ा, बस स्टार्टिंग से ही हमको मिल गया कि देखिए ई यहीं पर है और किसी में ई है नहीं, तो मेरे लिए ये जो है इसको टिक करना ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप देखें, इनोसेंट नॉट नोन ही इज विदर आई डू। तो अब यहाँ पे मुझे जो है, यहाँ पे मुझे 2 फाइनाइट वर्ब मिली, एक आपको डू मिला, दूसरा इज मिला, तो जाहिर सी बात है 2 क्लोज है। तो 2 क्लोज है तो जाहिर सी बात है आपको एक कंजंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो कंजंक्शन देखिए आपके पास विदर आपके पास मौजूद है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा, आप अगर जो देखेंगे तो सबसे पहले मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। आई डू के बाद फिर आप ये जो आई डू और फिर उसके बाद नॉट नो, कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब ये है, फिर इसको अब मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो मेन वर्ब मुझे यहां से मिल गई, आई डू नॉट नो। अब इसके बाद मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? कंजंक्शन की, तो हमने लगा दिया विदर। फिर उसके बाद ही इज, मतलब विदर कंजंक्शन लगाया, अब फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट वर्ब ये मुझे मिल गया, फिर उसके बाद ये इनोसेंट, ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। तो इस हिसाब से आपका अगर जो देखा जाए, ई से स्टार्टिंग देखा जाए, तो ई से स्टार्टिंग में आपको 2 मिल रहे हैं। ठीक, अब ई के बाद हमने क्या लगाया था? आई डू नॉट नो, ई के बाद बी, तो ई के बाद बी कहाँ है? तो ई के बाद बी आपका ये इसमें है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है इस टाइप के जो है करते समय कि आपको सिर्फ फाइनाइट वर्ब पकड़नी है।
आपको क्लोज पता चल जाएगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई इस टाइप का कंजंक्शन है, कंजंक्शन को यूज करना है, या कभी कभी कंजंक्शन जैसी दिखने वाली चीज़ प्रीपोजिशन का वर्क करती हैं, तो आप उनका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, अब 101 से आपका लिटरेचर का जो है पोर्शन स्टार्ट होता है। अब इस 101 में आपका जो है देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसमें से पूछा गया है कि आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपका जो है ये लिखा है, ये लिखा है, आपका ये लिखा है, आपका ये लिखा है। अब ये जो आपका दूसरा वाला है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग ने। तो 102 में आपका जो है राइट आंसर क्या है, 102 में आपका राइट आंसर 2 है, सॉरी 101 में राइट आंसर आपका क्या है, 101 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अब चलिए 102 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें पूछा गया है इन चारों राइटरों में किसने ज़्यादातर अपनी कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं। तो अनीता देसाई का ऐसा कुछ रहा नहीं है, मुल्क राज आनंद का ऐसा कुछ है नहीं, आर के नारायण का भी नहीं है, यही आपके बचते हैं रस्किन बॉन्ड। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर रस्किन बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, हु इन हिज नॉवेल्स क्रिएटेड एन इमेजनरी टाउन मालगुडी। ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 103 में आपका आर के नारायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। साज प्ले आर्म्स एंड द मैन, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है आर्म्स एंड द मैन। इसमें आपसे ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा राइट है। तो इसमें डिस्क्राइब वार एज समथिंग रोमांटिक ऐसा कुछ है नहीं, शोज दैट ओनली द बोल्ड एंड द ब्रेव विन अ वार ये भी है नहीं, सेलिब्रेट्स द ग्लोरी ऑफ वार ये भी आपका नहीं है। इसमें इसने क्या किया है कि वार की इसमें इसने निंदा की है, कहने का मतलब वार का इसने जो है निंदा किया है, उसको बहुत अच्छा उसने नहीं बताया, वार का विभत्स रूप दिखाया है। तो इस हिसाब से 104 में राइट आंसर आप क्या देखेंगे कि इसका राइट आंसर आपका 4 है, 104 में राइट आंसर 4 है। चलिए 105 पे चर्चा करते हैं। व्हिच पोएम रिटन बाय कॉलरिज इज ए डे ड्रीम। तो ये बड़ा विख्यात सा जो है इसमें आपका ये कुबला खान राइट आंसर है, यही इसको जो है डे ड्रीम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन वाज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा खुशवंत सिंह ने एडिट नहीं किया। तो इसमें 106 में ये हिंदुस्तान टाइम्स, इस पे इन्होंने किया है, इस पे भी किया है, इस पे भी किया है, और आपका यही एक बचता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 106 में राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस। इसको छोड़ करके बाकी सब में जो है खुशवंत सिंह का योगदान है। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। इन द प्ले टेम्पेस्ट एरिल वाज इम्प्रिजेंट इन अ बाय द विच साइकोरेक्स। तो साइकोरेक्स जो विच होती है टेम्पेस्ट प्ले में, इसको एक पेड़ की खोह में रखती हैं एरिल को। तो इसको बाद में जो है प्रोस्पीरो इसको जो है अपने जादू के प्रभाव से उसको साइकोरेक्स को जो है निष्क्रिय करके तब उसको वो छुड़ाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ट्री। यहाँ पे राइट आंसर आपका ट्री है। चलिए 108 पे चर्चा करते हैं। व्हिच मैक्सिकन राइटर रोट ये द लेबरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, और ये सब क्रिएशन, और उसके बाद लास्ट में क्या पूछा गया है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1990। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसमें राइट आंसर आपका यही 3 है। अब 109 पे आप देखेंगे बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज फाल्स्टाफ अपीयर। तो इसमें जो है ये शेक्सपियर के जो 3 प्ले हैं उसमें आपके ये जो है फाल्स्टाफ जो है अपीयर होते हैं। हेनरी के 2 हैं और एक आपका मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो इनमें जो है आपके ये 3 में
ये आपके फॉल्स स्टॉप दिखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट है। अब 110 पे चर्चा करते हैं। ऑफन कंसीडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ चिली ओन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1971। तो इसमें आपका जो है ये आपके यही है, पाब्लो नेरूदा। 110 के 3 ऑप्शन जो है पाब्लो नेरूदा, ये इसमें जो है राइट आंसर है। चलिए 111 पे चर्चा करते हैं। लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, इन ओथेलो डेस्डेमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो। ओथेलो इसे, ओथेलो का पद पूछा गया है कि ओथेलो प्ले में किस पद पे होता है। तो ये इसमें जो है आपका जनरल के पद पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट हिज फर्स्ट नॉवेल। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर, ये चिनुआ अचीवी आपके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which novel of Hemingway describes how perseverance and dignity can help one battle through the struggle of life। तो इसमें 113 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तीसरा वाला, द ओल्ड मैन एंड द सी। 114 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, और ये जो लाइन दी गई है, तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये जो है इसको पोर्चिया बोलती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। चलिए 115 पे चर्चा करते हैं। 115 में आपसे पूछा गया है, व्हिच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्क्राइब्स द फ्यूटाइल लव ऑफ अ फेमस इटालियन पेंटर फॉर हिज वाइफ ल्यूक्रेजिया। तो इसमें 115 में इसका राइट आंसर आपका क्या है? 115 में आपका राइट आंसर है ये फोर्थ वाला। चलिए 116 देखते हैं। एन एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय सेली। तो कीट्स की डेथ पे सेली ने कौन सी एलजी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ है, एडोनिस। अब इसमें पूछा गया है 117 में, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। व्हाई लेडी मैकबेथ कॉल्ड द फोर्थ विच इन शेक्सपियर प्ले। तो शेक्सपियर प्ले में इसको फोर्थ विच क्यों कहा जाता है? तो सी प्रैक्टिसेज विचक्राफ्ट इन हिज प्ले, ऐसा है नहीं। सी ज्वाइंस द थ्री विचेज इन दियर डांस, ऐसा भी नहीं है। सी इज एक्चुअली रिलेटेड टू द थ्री विचेज, ऐसा भी नहीं है। ये यही है। सी टाउंट्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन, ये टोंट करती है, ये उसको उकसाती है कि आप जो है किंग डंकन की हत्या करके आप राजा बन सकते हैं, अगर जो आपके जो है फ्यूचर में ऐसा है, या जो है ऐसा विचो ने बोला है। तो इसमें राइट आंसर 117 में आपका क्या है? पहला वाला। चलिए 118 देखते हैं। हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कार्ल लेक पोएट्स। तो इसमें आपका यही है, वर्ड्सवर्थ हैं, कालरिज हैं, साउदे हैं। इन्हीं तीन को जो है लेक पोएट्स बोला गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसमें 119 में आप देखेंगे पूछा गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, बड़ी फेमस लाइन है। तो इसमें पूछा गया है किस में होती है? तो ये आपकी इंडियामिन से जो है, इंडियामिन के बिगिनिंग की लाइन है, ये यहीं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ओडान ए ग्रेसियन अर्न है, ये कौन सा मैसेज कन्वे करता है? तो इसमें जो मैसेज कन्वे है, कहने का मतलब इन्होंने जो बताया, कहने में पोएटिक टैलेंट की इन्होंने टोटल बात की है कि पोएटिक टैलेंट या आदमी का कहाँ से वो उपजता है। तो इसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन यही है, ए वर्क ऑफ आर्ट इज ए सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। यही ये बताया है कि आप जब कोई पोएटिक आर्ट जो है, कोई आर्ट आप देखते हैं, तो उसको देखने के बाद आपके मन में जो है पोएम लिखने की या पोएट्री क्रिएशन की जो है आपको इंस्पिरेशन मिलता है। अब यहाँ 121 से आपकी जनरल इंग्लिश शुरू होती है, सामान्य अंग्रेजी, ये सब मतलब कॉमन सी है। तो इस पे हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंग्लिश से रिलेटेड है। अब इसमें आप सबसे पहले देखेंगे 121 क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा, ब्रेड एंड बटर
डबल नाउन है, लेकिन ये सिंगल, एक दोनों नाउन मिलके एक फ्रेज का काम कर रहे हैं। तो जब दो नाउन मिलके एक फ्रेज का काम करते हैं तो वो सिंगल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सिंगल कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू वन नाउन। तो जब वन नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली ही आएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपका हैज करेक्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसमें आपको जो है करेक्ट वर्ब भरनी है। तो इसमें मुझे की पॉइंट देखो, एस्टरडे मिला। तो एस्टरडे जब मिलता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट यहाँ पे क्या है, यही सिंपल पास्ट आपका है, रिसीव्ड। तो 122 में आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अब 123 में रीऑर्डर आपको करना है। तो रीऑर्डर में आप यहाँ पे जो है वही पुराना वाला फार्मूला आपको अपनाना है कि आपको ये चेक करना है कि इसमें सबसे पहले जो है कितने आपके फाइनाइट वर्ब हैं, कितने क्लोज बन सकते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना है। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको दो फाइनाइट वर्ब मिल रही हैं। एक आप देखिए कुड मिल रहा है, और दूसरा आपका क्या क्या आपको मिल रहा है, वांडर्ड। ये आपको जो है दो फाइनाइट वर्ब मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो क्लोज होंगे। तो दो क्लोज होंगे तो उनको जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमको इसको बनाना है, सी वॉन्डर्ड, सी वॉन्डर्ड इट कुड बी ट्रू, सी वॉन्डर्ड विदर। अब हमको बीच में कंजंक्शन भी यूज कर देना है, सी वॉन्डर्ड विदर इट कुड बी ट्रू। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसको बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। तो 123 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अब 124 में आप देखेंगे, इसने क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमा के पूछा है। अब यहाँ आपको पता है कि जैसे ये क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है वो इसको गवर्न करता है। कहने का मतलब अगर जो ये प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन कब, जब यहाँ पे ओनली वन ना लगा हो। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ओनली वन है। तो जब ओनली वन है तो अब ये फेल हो जाता है। यहाँ पे आपका चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, यहाँ पे तब आपको ओनली वन है तो यहाँ पे प्लूरल ही मिलेगा। और ये परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो इस ओनली वन पे ध्यान देके हमको यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब चूज करनी है। तो इस हिसाब से जहाँ पे आपका आर लिखा है मुझे यहाँ पे इज लगाना है। अब आपसे पूछा गया है किस पोर्शन में इरर है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे, देखो अंडरलाइन करके यहाँ पे सी लिखा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए सी लिखा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जो आप जल्दबाजी करते हैं तो आपसे गलती हो जाती। आप आंसर तो सही कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन इसने देखिए ए उल्टा लिखा है, फिर उसके बाद बी यहाँ पे लिखा है, मतलब सीरियल से इसने नहीं लिखा है। तो ये चीज़ कभी कभी अपने लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ इन्होंने जो ये क्वेश्चन 125 दे रखा है, ये क्वेश्चन इन्होंने टेंस पूछा है। तो अब ये टेंस जो इन्होंने पूछा है, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। अब टेंस क्या चीज़ होती है, टेंस आपकी होती है जो आपको आंखों से दिखती है। टाइम क्या चीज़ होता है, जो उसका निहित मीनिंग होती है। अब आपको आंखों से क्या दिख रही है, सबसे पहले शुड। तो आपने शुड को जो है कहाँ पढ़ रखा है, तो शुड को आपने पास्ट में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा पास्ट। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर जो जब आप मॉडल का यूज़ करते हैं तो मॉडल के यूज़ में आपको टेंस का जो है पूछा जाना ही उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये इस हिसाब से देखा जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी नहीं की है, लेकिन क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है, हमको इनके अकॉर्डिंग टू चलना है, हमको जो है आंसर करना है। तो अब आपको ये पता है कि वर्ब फ्रेज कहाँ से कहाँ तक बन रही है। तो वर्ब फ्रेज आपकी यहाँ से यहाँ तक बन रही है। और आपको ये भी पता है कि वर्ब फ्रेज में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है टेंस होता है, तो उसी पे होता है। तो वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट आपका ये है। इस पे क्या है आपका शुड। शुड आपने पास्ट में पढ़ रखा है कि शुड पास्ट में आता है, तो एक हो गया पास्ट। अब उसके बाद हैव प्लस गॉन, ये परफेक्ट एस्पेक्ट को शो करता है। भाई टेंस आपके जो है अगर जो नॉर्मल वे में देखेंगे तो दो ही होते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू, और अगर जो ट्रेडिशनल पे देखेंगे तो आपके तीन होते हैं। तो चलो हम तीन ही मानते हैं। तो इसमें हमको ये पास्ट मिल गया, और आगे जैसे आपके तीन टेंस होते हैं और आपके उसी में जो है दो दो आपके एस्पेक्ट होते हैं। एक आपका होता है परफेक्ट एस्पेक्ट, एक आपका होता है कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट। फिर एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस उससे बना लेते हैं, फिर एक जीरो एस्पेक्ट आपका हो जाता है। एस्पेक्ट आपके
नॉर्मली दो ही होते हैं, तो उन आस्पेक्ट, जैसे इससे मुझे टेंस पता चल गया और आगे वाले से मुझे आस्पेक्ट पता है, तो आस्पेक्ट ये परफेक्ट का लक्षण शो कर रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इसको पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और अगर जो कुछ लोगों मीनिंग के आधार पे अगर जो आप जाते हैं मीनिंग के आधार पे, तो मीनिंग में भी आप अगर जो कुछ विद्वान इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू इसको जो है पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, वैसे ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो अब आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या मानना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन। अब जैसे करेज, करेज का आपको जो है सिनोनिम से पूछा है, एंटानिम से नहीं पूछा है, तो जो करेज का आपका जो सिनोनिम से होता है वो आपका यही होता है फॉर्टिट्यूड। 127 में देखिए, 127 में सबसे पहले मुझे ये देखना है कहीं एंटानिम्स तो नहीं पूछा है। चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज अंडरलाइन। हाँ, इसमें आपका क्या पूछा है? सिनोनिम से पूछा है, एंटानिम्स नहीं पूछा है। तो बिड फेयर, तो बिड फेयर का जो आपका बेस्ट वो होगा तो ये आपका होगा सीम्स लाइकली। तो यहाँ पे 127 में आपका 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब 128 में ध्यान देने की जरूरत क्या, इसने अपोजिट पूछा है और किसका? डैमेज का। तो डैमेज का अपोजिट आपका यही होता है कंपनसेशन। ये रंग होना नहीं है, रैप्चर होना नहीं है, ये होना नहीं है, आपका यही बचेगा कंपनसेशन। करेक्ट आपका ऑप्शन यहीं पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए वो वॉइस पे क्वेश्चन है, आपको जो है इसका जो है वॉइस देखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो अब यहाँ पे अब ये आपका जो है सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको बाई होम से बनाएंगे। तो बाई होम से आपने क्या देखा? बाई होम से स्टार्टिंग देखिए इसकी हो रही है, और आपका बाई होम से, और बाई होम से स्टार्टिंग इसकी हो रही है, बाई होम से स्टार्टिंग आपकी इसकी हो रही है, इनकी नहीं हो रही, तो पहले इनको देते हैं काट। ठीक, ये 3 बचते हैं। अब 3 में बाई होम के बाद आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी इज है, तो हमको इज यहाँ पे मिल रही है, इज यहाँ पे मिल रही है, इज यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए जो है ये लगने सॉरी ये जो है आपने लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अब ये आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए द डोर हमको यहाँ पे मिल गया, और द डोर हमको यहाँ पे मिल गया, द डोर हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब इसके बाद आईएनजी रिमूव करने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। तो देखिए बीइंग यहाँ पे मिल रहा है, बीइंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बीइंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नॉक का थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे भी मुझे नॉक्ड मिला, यहाँ पे भी मुझे नॉक्ड मिला, और यहाँ पे भी मुझे नॉक्ड मिला। ठीक, अब अगली चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, नॉक एट, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, तो नॉक के बाद एट की ज़रूरत होती है। तो देखिए एट मुझे यहाँ मिला, और इस तीसरे वाले में मुझे एट नहीं मिला, तो तीसरा वाला तो बिल्कुल गया काम से। अब बचा 2 में, आप पहले वाले में और चौथे वाले में कंफ्यूज होंगे। तो चौथे वाले में मुझे नॉक एट मिला, लेकिन ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो इस हिसाब से आपका चौथा भी गया। इसका राइट आंसर यही आपका पहला वाला हुआ, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इन दोनों में पहले और चौथे में सिर्फ क्या चीज़, पहला चौथा दोनों सेम है। अंतर क्या कर रहा है? इसने फुल स्टॉप लगा दिया है और इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आप उसका वॉइस जब चेंज करेंगे तो वो भी क्वेश्चन में ही होगा। तो इस लिहाज से आपका जो है ऑप्शन नंबर 129 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए 130 में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इसमें आप आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जैसे कापर इज यूजफुल मेटल। अब मुझे ये देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये चीज़ क्या है, ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो नाउन मुझे मिला, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट। तो पहली चीज़ ये डेफिनिट नहीं है, तो डेफिनिट नहीं है तो पहली चीज़ यहाँ पे दा नहीं आएगी। अब आपका बचता है कि ये क्या, ये इनडेफिनिट है। तो हाँ, इनडेफिनिट में कौन सी है? काउंटेबल वाली। तो हाँ, अब जाहिर सी बात है आप कापर है, तो जाहिर सी बात है ये एक मेटल की ही आप बात कर रहे हैं। तो वैसे नॉर्मली मेटल की बात करेंगे तो वो आपका अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आप नॉर्मली मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, एक मेटल की बात कर रहे हैं।
तो अब आपका यहाँ पे आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। तो यूज़फुल आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो साउंड की स्टार्टिंग होगी आपका किससे होगा, यू से होगा। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग है। तो कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग के पहले आप आ का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे 130 में ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। थैंक्स। अगर जो ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे यहाँ ग्रामर के और भी इस टाइप के जो है कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। थैंक्स।